स्टार्ट हो गई ना। आज का टॉपिक है हमारा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टेक टू। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि बिगिनिंग से कैसे से पढ़ना है। तो फटाफट आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D 6D। जिस सीरीज के अंदर हम कह रहे हैं 3D, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D और मेटल के अंदर आएगा, इसलिए 3D सीरीज के एलिमेंट्स कहेंगे। जैसे कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इनके लास्ट में जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करा जाएगा। ये हो गया 3D वाले, ये 4D, ये 5D और 6D वाले। मेनली आपको जो समझना है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को, पहले हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या क्यों है। तो लेंथिनम के जो बाद वाले एलिमेंट्स है ना, इसके बाद वाले जो भी एलिमेंट्स आएंगे, इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग सिमिलर हो जाता है इन दो के। मतलब ये जो दो आपके पास 4D और 5D वाली सीरीज है, इनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। अगर सेम हो रहा है तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्शन क्यों कर रहा है ना? कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? छोटा होना। तो छोटा होना जरूरी है ना। तो कहानी है क्या कि जैसे अगर आप टॉप टू डाउन जाते हो ग्रुप वाइज, तो क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूँ इधर, एक माना ZR है, एक माना HF है। इन दोनों का ग्रुप में नीचे जाने की तरफ नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रहे हैं, और जब भी नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ना चाहिए। बट एक्चुअल में इन दोनों का जो रेडियस है वो लगभग सेम आ जाता है। वो लगभग कितना सेम आ जाता है? इसका माना रेडियस है आपका 159 पिकोमीटर और इसका माना 160 पिकोमीटर। लगभग सेम ही हुआ। एग्जैक्टली पिकोमीटर होता है कितना यार? इतना छोटा सा तो होता है। इवन इसके नंबर ऑफ शेल्स बढ़ भी रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो छोटा हुआ है। इसलिए हम क्या नाम दे रहे हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड वर्ड क्यों यूज करा है? क्योंकि लेंथेनम के बाद वाले एलिमेंट दिखाते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन क्या क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन साइज बढ़ नहीं रहा, साइज रिड्यूस हो जाता, इसलिए नाम दिया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा क्लियर हुआ। अब आखिर में आपको थोड़ा सा जानना है कि भाई एक्चुअल में ये होता क्यों है, हुआ क्यों लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? ऐसा क्या हो गया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, कब होता है? उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ओवर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है। ये कुछ चीज़ें जो हमें थोड़ी समझनी है, ठीक है। तो वो समझने से पहले एग्जाम क्योंकि पास में आ गए हैं, पहले आपको बता देते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो लिखो आप लोग, हेडिंग डालो ऊपर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपके पास नोट्स की कॉपी पड़ी है जैसे, तो अपने साइड में लिख लो, वैसे इसमें लिखा हुआ जो मैं लिखवाने वाला हूँ। लिखो द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल। हेडिंग डाल लो द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, या डेफिनेशन बता रहा हूँ पहले पॉइंट में। द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D, the filling of 4F orbital before 5D result in regular decrease in atomic radii is called lengthenoid contraction, एक बार रिपीट कर देते हैं। द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D results in regular decrease in atomic radii is called lengthenoid contraction। ठीक है, डेफिनेशन लिख ली। और इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको कि है क्या। रिपीट करूँ एक बार दोबारा, किसी का रह गया तो। द फिलिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल बिफोर 5D results in regular decrease in atomic radii is called lengthenoid contraction। क्या बोल रहा है तुम? क्या हो? सिद्धांत को बोलो, सर तेरे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, चिंता मत कर, वीडियो अपलोड करके देख लियो, टेंशन मत ले। इसलिए मैंने एयरप्लेन मोड ऑन करा हुआ है। पंखा रहने दे यार, फिर आवाज़ आवाज़ आएगी नहीं। गर्मी तो मुझे भी हो रही है, लेकिन हमारे दोस्त की तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो अच्छा नहीं लगता है। ये भी जैकेट में बैठा है, ये भी जैकेट में बैठा है। मैं बताऊँ भाई, नहीं मत उतार, बॉडी वॉडी दिखाने की नहीं हो रही है। बाहर के लिए लाया था। हाँ बाहर में आजकल थोड़ा ना वो सही कर रहे हैं, जैकेट वैकेट जो तुम पहन के आए हो ये ठीक है, मौसम चेंज हो रहा है, गला वला पकड़ रहा है लोगों को, थोड़ा सा वायरस वगैरह, कोविड वाला वायरस नहीं, कॉमन कोल्ड वाला भी वायरस होता है, जुकाम वगैरह हो जा रहा है थोड़ा सा। डॉक्टर साहब बैठे यहाँ पे, पूछ लिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि इसका कॉज होता क्यों है ऐसा जी।
और पहले कॉज लिख लो, फिर तो समझाऊंगा। कॉज लिखो, इम्परफेक्ट शील्डिंग। कॉज किसका कॉज लिख रहे हैं हम? लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन का कॉज। तो डैश डाल के आपको एक ही लाइन लिखना है, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को ही दूसरे नाम से बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो भी लिख लो और डाल के स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब आपको बताता हूँ ये शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। पहले तो प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और फिर इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है। आप ये सब जानते हो कि नॉर्मली अगर हम देखें तो एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बाद एक ऑर्बिटल हो गया और एक दूसरा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। जो ये वाला है बाहर वाला, इसको हम क्या कहेंगे? आउटर ऑर्बिटल। ये जो अंदर वाला है इसको क्या बोलोगे आप? इनर ऑर्बिटल। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, दिख रहा है भैया अंदर है तो इनर, बाहर है तो आउटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो होगा न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव। और किसकी वजह से होगा? ड्यू टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन की कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? इतनी है कि ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है। ये तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से समझना, प्रोटॉन की अगर अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है आसानी से क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। अगर न्यूक्लियर मेरा अच्छा है तो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने से रोक के रखेगा, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करते हैं और किस तरीके से इनर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसका एक्चुअली मीनिंग समझते हैं कि है क्या। देखो, दो टाइप की फोर्सेस यहाँ पे क्रिएट हो रही है। पहली जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स की कहानी क्या होती है? प्लस और माइनस के बीच में ही हो सकती है। और प्लस यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन, माइनस क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब किसके इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, ठीक है। दूसरी यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रही है उसको हम कहते हैं रिपल्सिव फोर्स। कौन सी फोर्स है जी? रिपल्सिव। और रिपल्सिव का मतलब क्या होगा? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब लाइक चार्जेस कौन कौन से? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। वो दो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एक इलेक्ट्रॉन तो ये दोनों, इनके बीच में क्या हो रही होगी? रिपल्शन। इसके बीच में भी क्या हो रही होगी? रिपल्शन। और आपस में इनके जो गैप होता है, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं गैप बनाते हैं ना, क्यों बना रहे हैं? रिपल्शन की वजह से बना रहे हैं, ठीक है। अब अगर ये रिपल्शन फोर्स ना हो तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आउटर वाले ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ गेन कर लेगा, अट्रैक्शन कर लेगा ना, पूरा जोड़ देगा। तो उन्हें बचा कौन रहा है? इनर ऑर्बिटल की रिपल्सिव फोर्स। जस्ट बिकॉज ऑफ इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, आउटर ऑर्बिटल आर या आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर प्रोटेक्टेड। किससे प्रोटेक्टेड है? न्यूक्लियस, है ना। अगर वो नहीं होंगे आता हो तो पहले खत्म होने दो, फिर तेरा डाउट लूंगा, चिंता मत। अगर ये आउटर ऑर्बिटल के बीच में और इनर ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट नहीं होगी तो ये जो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास आ जाएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या कहता है? शील्ड का मतलब क्या होता है? बचाना। तो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसको बचा रहे हैं? आउटर ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास आने का। इसको हम लोग क्या कहते हैं सिंपल वे में? शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग, ठीक है। डाउट सर यहाँ पे रिपल्सिव की जगह सेंट्रीपिटल बोल सकते हैं? रिपल्सिव की जगह में रिपल्सिव फोर्स की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स लगी तभी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल घूमने के दौरान इस्तेमाल होने वाली है। फ्यूगल आउटसाइड लगते हैं mv²/r, पिटल इनसाइड लगेगी। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉन को घुमाने की तरफ कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अभी जिस इलेक्ट्रॉन को मान रहे थे तो घूमेंगे। इलेक्ट्रॉन तो हमेशा टेंडेंसी है कि रोटेट करता रहेगा, क्योंकि क्लाउड है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस चारों तरफ क्लाउड ऐसे घूमने में लगा हुआ है। वो एक जगह में तो रुक भी नहीं सकता। क्यों नहीं रुक सकता? क्योंकि इसमें रिपल्सिव फोर्स भी है इलेक्ट्रॉन की, अट्रैक्टिव फोर्स भी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी। उसको प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं, मैक्सिमम जहाँ पे मिलता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं।
जी सर। सर जो आउटर ऑर्बिटल है इनर की वजह से वो कोलैप्स नहीं होते न्यूक्लियस के अंदर, बट जो सबसे इनर ऑर्बिटल है लाइक 1s2 उसके आगे तो कोई और सबसे ऑर्बिटल है नहीं, तो वो भी नहीं कोलैप्स हो रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, इनर वाले को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अंदर वाला आउटर वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इसके लिए हनुमान जी की तरह बैठे हुए हैं यहाँ पे न्यूट्रॉन, चार्जलेस क्वांटिटीज। ठीक है, प्रोटॉन के आउटर में क्या रहता है? न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? अगर न्यूट्रॉन हट गया तो क्या हो जाएगा? धमाका। समझ रहे हो? तो न्यूट्रॉन वैसे चार्जलेस है, लेकिन कितना इफेक्टिव है, थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट करा करो। कई बार बच्चे कहते हैं न्यूट्रॉन है तो चार्ज लेता है। भाई चार्ज लेता है तभी वो कुछ चल पा रहा है दुनिया, एटम एटम तभी चल पा रहा है। अगर बेचारा नहीं हुआ ना फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तू नवीन है कि नहीं? सर लेकिन अगर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अगर है मतलब एक लेयर है न्यूट्रॉन की, तो सर फिर मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स कैसे लगाता है? मतलब न्यूट्रॉन कहाँ लगा रहा है अट्रैक्टिव फोर्स? ऐसा मतलब न्यूक्लियस नहीं लगाता कोई अट्रैक्टिव फोर्स? न्यूक्लियस नहीं लगाता अट्रैक्टिव। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं आसपास उनके ऊपर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाता। आपका सवाल कुछ ज़्यादा क्रांतिकारी की तरफ बढ़ चुका है। अभी मैंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। पूरी कहानी बताई कि वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, और तू यहाँ पे कह रहा है कि न्यूक्लियस से कोई अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट नहीं होती। सर आपके साथ एक्सेप्शन रीजनिंग खेल रहा है। क्या थोड़ा आज हल्का लाइट कुछ हुआ है? मौसम भी ठंडा है, ऐसा कुछ तो नहीं है? शाम का वक्त है, थोड़ा जुकाम की जगह में कुछ और ले लियो दवाई के लिए, गर्म पानी में सर ले लेते हैं सर। मतलब जो फर्स्ट ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक मतलब एक तरीके से चिपके पड़े हैं न्यूट्रॉन की वॉल के साथ। नहीं, चिपके हुए तो इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि क्लाउड है। आप अभी इलेक्ट्रॉन को अगर चिपके हुए बोल रहे हो तो आपको लग रहा है एक यूनिट है, इसलिए आप उसको चिपके हुए सोच रहे हो। क्लाउड 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 बादल, मतलब फ्लैश बताना कैसे? बात नहीं। सवाल मैं न्यूट्रॉन डूबता कैसे है? उसको रीजन कर देते हैं। न्यूट्रॉन डूबता कैसे लाइक आप बोल रहे हो ना जैसे ये मैं तेरे पास आना चाह रहा हूँ, बीच में खड़ा हो गया, मैं तेरे पास आ ही नहीं पाऊंगा। प्रोटॉन के ऊपर होता है, हाँ। टच नहीं होता बस। ये सारी चीजें जो होती है ना, देखो इलेक्ट्रॉन को वैसे कंसीडर मत करो कि एक पार्टिकल है छोटा सा, ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ ऐसा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जैसे पंखा चलाएंगे अगर, और पंखे को बिना चलाए देखें तो बिना चलाए क्या देखते हैं? तीनों पंखड़ियाँ नजर आ रही हैं। देख पंखे को, पंखा ऑन कर देंगे तो क्या होगा? घूमता रहेगा। प्रोबेबिलिटी में कहाँ बोलेंगे तीनों पंखड़ियाँ हैं कहाँ? यहाँ है, तो धुंधला नजर आएगा ना। तो हम भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को देख पाते हैं, क्लाउड देख पाते हैं। और क्लाउड क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लाउड हमेशा शिफ्ट करता है। ऐसा तो नहीं आसमान में तूने क्लाउड देखा आज और कल और वहीं दिखेगा हमेशा, तारा थोड़ी है, क्लाउड है। हवा आएगी वहाँ चला जाए। ऑन करके डेमोंस्ट्रेशन ना 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 ना, सर मैं ये बोलना चाह रहा जैसे सर ये कह रहा था कि सर प्रोटॉन के ऊपर होती है न्यूट्रॉन की लेयर, तो इलेक्ट्रॉन के बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन। मैं जो कहना चाह रहा था वो समझ गया वो भाई। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो तो समझ गया। शील्डिंग कट क्या होता है? तेरे को क्लियर होगा शील्डिंग कट क्या होता है? अब आगे आते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ कहना चाह रहा है? सर उसी बारे में जो आप बता रहे थे, तो जैसे कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स है और इसके बाहर ही एक शीट मतलब एक लेयर ऑफ न्यूट्रॉन जैसे आप बता रहे हैं ऐसे बनी है। और आपने बोला कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की लेयर की वजह से उससे नहीं हो पाते। बट सर ये जो क्लाउड बन रहा है ये किसी डिस्टेंस पे बनता है न्यूट्रॉन्स के साथ? हाँ सर वो डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अगर फोर्स अट्रैक्टिव और बीच में वही तो क्लाउड है, नहीं तो क्लाउड ही क्यों रहेगा? अगर वो ना हो तो क्लाउड कैसे रहेगा? वो तो रिजिड बॉडी बन जाएगी। बट उसके अंदर एक चार्ज तो है ही ना, नेगेटिव वाला। एक्चुअल में बताऊं तो फिर क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो तीन ही पार्टिकल सोच रहे हो तुम अभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, लेकिन बाकी के चार पार्टिकल्स और भी तो है। नाम बता दो। पॉजिट्रॉन नहीं पता, न्यू पार्टिकल्स नहीं पता। सर एक न्यू पार्टिकल छोड़ो ना, वो हमारे टॉपिक का नहीं है। फिजिक्स में पढ़ लेना डिटेल में, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। पहले सिलेबस का पढ़ लो। 7 पार्टिकल तुम्हें और पढ़ाऊँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा, तो वो सिलेबस में है नहीं, पेपर में आएगा भी नहीं, कोई फायदा नहीं। अधिक जानकारी के लिए संडे को मिलना, फिर कभी डिस्कस कर लें।
ठीक है। अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये क्या सबके अंदर सेम रहेगा? ऐसा नहीं होता। तो एक पॉइंट लिखो, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल। शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल और सबशेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट का? सबसे ज्यादा होता है एस का, फिर होता है पी, डी और एफ। डी और एफ वाले को लिख देना, ये दोनों दिखाते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, क्या दिखाते हैं? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और एस और पी के अंदर हाई शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाता है? डी और एफ ऑर्बिटल वाले, इसीलिए इन्हीं के अंदर लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन होती है एक्चुअली में। अब थोड़ा सा समझेंगे कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट या प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट का और एक और वे में मीनिंग क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, ये नोट कर लिया ना पहले। ये बहुत आता है कॉम्पिटिटिव में। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा किसका होता है? एस का होता है। सबसे कम किसका होगा? एफ का। ठीक है, और थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा रहता है किसका? डी का। लेकिन सबसे बेकार शील्डिंग अगर किसी की है, मतलब जो बचा नहीं पाते, वो डी और एफ वाली, दोनों ही बेकार। इसीलिए एक होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके नीचे वाले को हम कहते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनम के बाद वाले लिखो। दो कॉन्ट्रैक्शंस है। जब एफ ब्लॉक पढ़ाऊंगा थोड़ा सा तो उसके अंदर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस कर दूंगा। ये ठीक है, तो नोट कर लिया? फटाफट नोट करो। नोट्स में ये अच्छा नहीं होगा शायद, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह है सर है, लेकिन ये पॉइंट्स नहीं है ये। ओके इतना सही है, बता दिया। ठीक है। क्या पता मैंने उस टाइम बच्चों को पढ़ाते हुए बोल दिए होंगे या इसलिए लिखा नहीं होगा। यस क्यों रहे ना? सर आपने पिछले साल या फिर हम दोनों पढ़ते थे जी, तो आपने एक क्वेश्चन बोला था कि हाइड्रोजन एटम अभी तक कैसे होता है? हाँ, एक और आपने न्यूट्रॉन होता है, आज तक तो जवाब नहीं मिला। और हमारे मतलब पहले दिन में पढ़ा उन्होंने कोई जवाब दे दिया उसका। दे दिया जवाब? हाँ, जो हमें समझ नहीं आया। क्या जवाब दे दिया भाई? याद ही उन्होंने कुछ ऐसा मतलब बोला ही नहीं था। याद क्या पूछा? सर मतलब वहाँ पे भी ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिखता। और क्या? तो इसमें सिर्फ एक और उन्होंने आंसर दे दिया, हमने समझ नहीं आया। पैर छूने चाहिए सबसे। मैं भी मिलूंगा उनसे, आशीर्वाद मिलता रहना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये था कि हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। अच्छा न्यूट्रॉन नहीं होता सर? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता ना, तो फिर वो दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो जाते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? ऐसा क्यों होता है कि वो चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन घूमने लग जाते हैं? इसका अभी तक आंसर नहीं है। होगा क्या तुम सबका ढूंढना है क्या है? ये नोट कर लिया दोस्त? अब देखो पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग क्या है, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। और इसी को क्वेश्चन में पूछा जाएगा जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव अच्छा है, जेड इफेक्टिव कम है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, नीट के अंदर भी भर भर के आते हैं। इसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव कम है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है कम है, ऐसी लैंग्वेज में ही आएगा, उसको थोड़ा समझना। देखो अगर ये आपका न्यूक्लियस हुआ, एक ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, अगर मेरा न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन है ये दोनों अगर इनके दोनों के बीच में ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों बोल रहा हूँ, प्लस और माइनस के बीच में है, प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में, अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कि ये वाला इसको आसानी से शील्ड कर पा रहा है, इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर पा रहे हैं, मतलब कि अंदर आने से रोक पा रहे हैं, तो हम कहेंगे जेड इफेक्टिव अच्छा है। ठीक है, इस केस में क्या कहेंगे हम, ऐसे वाले केस के अंदर जेड इफेक्टिव आपका गुड है। ठीक है, और अगर जेड इफेक्टिव गुड है तो वो कौन से हो सकते हैं, एस वाले और पी वाले। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ जेड इफेक्टिव पुअर है, जेड इफेक्टिव पुअर है, या मैं कह रहा हूँ अगर उसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बेकार है या स्क्रीनिंग इफेक्ट बेकार है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो आउटर वाले है ना इलेक्ट्रॉन, ये अब ना इसके पास में आ जा रहे हैं, समझ रहे हो, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको अब शील्ड नहीं कर पा रहे,
प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पास में आएंगे। जैसे ही ये पास में आएंगे तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर साइज कम हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दोबारा inner orbital become repulsive force. इनर ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सिव फोर्स कहाँ से आ रही है? इस inner orbital और outer orbital के बीच में repulsive force है ना, और अगर outer orbital पास आ रहा है तो inner orbital भी तो ज़्यादा पास आएगा। यही तो दिक्कत है कि ये जेड इफेक्टिव हमारे दो तरीके से काम कर रहा है। अगर जेड इफेक्टिव हम कह रहे हैं गुड है, अच्छा है, तो वो होगा एस ऑफ पी ऑर्बिटल के केसेस में। उस ऑर्बिटल केसेस में जो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर जो है न्यूक्लियस के पास या इस ऑर्बिटल के पास में नहीं आ पाते, क्योंकि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही होगी, रिपल्शन हो रही होगी। तो उसको हम कहेंगे जेड इफेक्टिव गुड है। ये कब होगा, जब एस ऑर्बिटल होगा और पी ऑर्बिटल होगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट। जब हम बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर, तो वहाँ पे ये इफेक्ट बेकार हो जाता है, पुअर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के, ये बहुत जल्दी पास में आ जाते हैं। और पास में आ क्यों पा रहे हैं कि जो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाते। ये कब होगा, मतलब कम फोर्स लगा रहा है। हाँ, रिपल्शन फोर्स कम हो रही है इसलिए पास में आ गए। अगर पास में आ गए तो क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। पहले साइज छोटा नहीं हो पा रहा, क्योंकि नॉर्मली जब आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज, है ना। लेकिन डी ऑर्बिटल के केस के अंदर अगर आप एटॉमिक साइज का देखोगे कि कैसे डिक्रीज होता है, तो उसका एक छोटा सा ग्राफ है। वो ग्राफ कैसा है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, देखो ये करके ग्राफ आ जाता है। ये ग्राफ क्या है, जैसे माना पहली सीरीज का बताऊं तो स्कैंडियम है, यहाँ पे माना आपका जिंक आ गया, फिर टाइटेनियम हो गया, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट है। तो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक सैचुरेशन नहीं है, जब हम कहते हैं ना लेफ्ट टू राइट जाते हैं कि हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। डी ब्लॉक के अंदर पहले कम हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। इसका जो वजह है, ये जो वेरिएशन आ रहा है, इस वेरिएशन को ही हमें समझना है चैप्टर के अंदर। उसके अंदर जाऊंगा एक एक पॉइंट के अंदर, लेकिन पहले ये क्लियर हो गया जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अबे उड़ जा, कितना सोएगा है नवीन, बस कर यार, बैठे बैठे आंखें बंद करके सो रहा है, बताओ। नहीं सर, मतलब बंद थोड़ा कर रहा था, बंद हो जा रही थी, कर थोड़ी रहा था तू। थोड़ी नींद आती है लेकिन आंखें थोड़ा बंद। भाई कैसे नींद आती तेरे को इतनी, किसके ख्यालों में रहता है, इतनी नींद आ रही है तुझे यार, हद होगी। सर मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन मुझे लग रहा है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। तो और क्या बोले फिर, कुछ ना क्यों ना बोले, सो क्यों रहा तू क्लास में, ये सो रहा है, तू बोल उसे कोई बच्चा दूसरा सो रहा हो तो तू देखते देखते आंखें बंद कर रहा है, झोंके से खा रहा है। ऐसे थोड़ी होता है, क्लास में आया सोने आया, ऐसे आता तो घर बैठे आराम से नींद ले, जैसे ऑनलाइन वाले होते हैं। कट नहीं कर रहे ऑनलाइन वालों, तुम्हें दोबारा ये कट नहीं दोबारा बोल देता हूँ, ऐसे ही रहना तो ऑनलाइन में आओ, कट करो यार, सच्चाई हो तो। अगर हमारा शील्डिंग ठीक है, अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव पुअर नहीं बताना होना चाहिए। पड़ेगा सर। अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है अगर हमारा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव पुअर नहीं होना चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये अगर बढ़ेगा तो साइज भी तो बढ़ जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि हाँ, मतलब अगर शील्डिंग कंफ्यूज क्यों हो रहा है, मुझे बता कहाँ पे टकरा है, कुछ तूने मोबाइल में देखा, उसके बाद तूने कुछ समझा, उसके बाद ये क्वेश्चन आया। मैं पहले आधा समझ रहा था और मुझे एक डाउट हुआ, मैंने सर्च मारा तो थोड़ा मुझे उसका अब तू कंफ्यूज हो गया, वो चारों कंफ्यूजन को मैं दूर करूँगा। हाँ नहीं, वो कंफ्यूजन तो ही दूर करेगा, थोड़ा सोचेगा उस बारे में, सर्च करिए। नहीं सर, क्योंकि दोनों बातें एकदम ऑपोजिट है। सोच इसलिए मुझे तुझे सारा दोबारा बताना पड़ा। नहीं वो तो ठीक है, बट मैनेज कर ले यार, मैं भी कर तो बैठा है मैं खड़ा हूँ, देख क्यों जाएगा सुना। अगले टॉपिक में आते हैं, ऑनलाइन के बारे में बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट में आओ। हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है कोई, अगर वो शील्डिंग इफेक्टिव वजह से कम न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा
तो इसका मतलब उसके ऊपर जेड इफेक्टिव कम होगा ना, अगर शेडिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव कम होगा। तो सर आपने वो लिखा था कि शेडिंग इफेक्ट पुअर देन जेड इफेक्टिव इज पुअर, और अगर शेडिंग इफेक्ट इज गुड तेरे को अपना क्लियर है ना, तेरे को अपना क्लियर है ना, बस ठीक। आगे पॉइंट में आते हैं, मैं भी ध्यान से तेरे क्वेश्चन सुन नहीं पा रहा, बाद में देखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फटाफट लिखो कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट्स ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। रिजल्ट्स क्या होते हैं, ऐसा होने के बाद होता क्या है। तो वैसे आपकी नोट्स में है ये सारा लिखा हुआ, बट फिर भी छोटे छोटे पॉइंट में बताऊंगा, 2-3 पॉइंट बताऊंगा, याद रखना। अब होगा क्या कि देखो किसी भी कंपाउंड्स की या एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, तो वो डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सिव पोर्शन होती है साइज पे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, इन्वर्सिव पोर्शन होती है साइज पे। तो अगर आपके पास क्या हो गया, क्या होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में एनर्जी लगती है। और नेगेटिव नेगेटिव कब आता है साइन, जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी होती है। तो अब देखो ये दोनों के दोनों क्या है, इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल है साइज के। अगर किसी भी ए और बी एलिमेंट का मैं कहता हूँ साइज अगर सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। मतलब कि उसको इलेक्ट्रॉन को जब भी रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन या तो देने पड़ेंगे या लेने पड़ेंगे, लगभग सेम एनर्जी होगी। तो इससे क्या होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग सेम हो जाएंगी। तो रिजल्ट के अंदर पहला पॉइंट लिखो, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज the physical and chemical properties of 4D and 5D series elements, of 4D and 5D series elements, 5D series elements get equal या similar physical chemical property हो जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ना क्यों हो रही सिमिलर, क्योंकि उनका एटॉमिक साइज सेम होगा। उससे इलेक्ट्रॉन जब भी रिएक्ट करेंगे या एटम जब भी रिएक्ट करेगा, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या गेन होंगे। एटॉमिक साइज सेम होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। कुछ कहना चाह रहे हो डॉक्टर साहब, रिपीट कर दें क्या लिखवाया था भाई मैंने, एक बार दिखाइए मुझे, कुछ नहीं पता। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स गेट्स ऑलमोस्ट इक्वल। अब इसको केमिकल प्रॉपर्टी के करैक्टर्स भी कह सकते हो आप, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का होना। दोनों के जो ऑक्साइड्स होंगे उस दोनों सीरीज के एलिमेंट का ऑक्साइड का नेचर सेम होगा, टाइप ऑफ ऑक्साइड भी सेम होंगे। अगर किसी एक एलिमेंट को मैं रिएक्ट कराऊँ, जैसे माना वाटर से रिएक्ट करा के देख रहा हूँ, या मैंने कार्बन से रिएक्ट कराया या हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, तो दोनों का रिएक्शन का पैटर्न क्या होगा, लगभग सेम आ जाएगा। उसको मैं जनरलाइज वे में शॉर्ट में कह रहा हूँ, डिटेल में आपके नोट में मिल जाएंगी चीज़ें। तो ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में सेम होगी होगी, ठीक है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पता लग गया होता क्या, एक बार कॉल करा देते हैं क्या होता है। नंबर 1, इसके अंदर 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगभग सिमिलर हो जाता है। 5D सीरीज 4D के नीचे है तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं सेम हो रहा है। इसका मतलब साइज उसका छोटा हुआ है, कम हुआ है, उसी को हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डेफिनेशन एनसीईआरटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखवा चुका हूँ। द फिलिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल बिफोर 5D रिजल्ट इन रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद कॉज क्या बताया इसका, इम्परफेक्ट शिफ्टिंग बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था कि इसका रिजल्ट क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल अगर आपको पूछे तो ZR और HF ध्यान रखना, जिर्कोनियम और हॉफनियम। अगर इनडायरेक्टली वे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछेगा जिर्कोनियम एंड HF हैज नियरली सेम एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियाई वाई, रीजन का लिखना है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ZR एंड HF, ये लिख लेना ZR और HF। ज़्यादातर स्कूलों में इसी के बेसिस में क्वेश्चन आएगा। जिर्कोनियम और हॉफनियम का जो एटॉमिक रेडियाई है वो सिमिलर क्यों है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसका रीजन क्या लिखना है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। भूल जाओगे तो लिखवा देता हूँ
the atomic radius of ZR and HF, the atomic radius of ZR and HF is quite same due to lengthenoid contraction, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज है, जैसे अभी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं कि द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये पुरानी डेफिनेशन थी, ठीक है। अब ये डेफिनेशन मतलब क्या आ जाना, नई अपडेटेड डेफिनेशन क्या है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कब होंगे? ग्राउंड स्टेट के अंदर भी, एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी, उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। लिखवा दो, है ग्राउंड स्टेट, जब यार इलेक्ट्रॉन अंदर कहीं जंप ही नहीं करे। जैसे सोडियम का ग्राउंड स्टेट है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ग्राउंड स्टेट हो गया। तूने इलेक्ट्रॉन दिया, एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा, Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो हो गई उसकी एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो नोट कर लो डी ब्लॉक, इसमें डेफिनेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं उसे, कौन सा नोमेनक्लेचर होता है, आईयूपीएसी। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स, according to IUPAC transition elements are those elements which have unpaired electrons, which have unpaired electrons लिखवा रखा है मैंने, unpaired electrons both in ground state और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब एटॉमिक रेडियस के बाद लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में आप सबको पता है या नहीं पता? पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पता है? भूल गया, पढ़ के नहीं आता तुम्हें? नहीं, मतलब जिसमें सारा जो प्लेयर्स होंगे डी ब्लॉक का बनाएंगे, वो सारा फील्ड है, तो वो मैग्नेटिक होगी। मैग्नेटिक तो होगी, कौन सी मैग्नेटिक होगी, डाया या पैरा? सारा नहीं, फुल्ली फील्ड वाले को डाया कहता है, और जो नहीं होगी वो सारा वो तो कॉमन सेंस है। गोलीबाजी कर गया। क्या होता है पैरामैग्नेटिक? सर तो पूरे फील्ड जो पूरे फील्ड नहीं होते। गुड, तो डर के क्यों बोल रहा है? अच्छा, बोलता ही ऐसे तो है। कॉल आ रहा है मेरा? अच्छा, तेरा फोन आ रहा है। मैं वही सोचूं, मैंने तो एयरप्लेन मोड में लगा दिया पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में, घर से मेरे फोन आ भी रहा होगा, भाग नहीं पाऊंगा, ठीक है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सबको क्लियर है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कुछ सवाल उठा रहा है। वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम हो जाते हैं, उसके नीचे सर फिर डिक्रीज करते हैं ना, उसको बोलते हैं कंट्रैक्ट। उसके नीचे डिक्रीज करते हैं मतलब उसके नीचे फिर एलिमेंट होते हैं, उनके वो डिक्रीज हो जाते हैं। अबे ये 4D है, ये 5D है, यहाँ पे जिर्कोनियम है, ये HF है। इसका एटॉमिक रेडियस है 59 पिकोमीटर का माना, 159 पिकोमीटर, इसका है 160 पिकोमीटर। इन दोनों का एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, लगभग सिमिलर हो गया। तो ये ऐसा नहीं कि इन्हीं दो एलिमेंट्स का, इस एलिमेंट के साथ में जो सीरीज है यहाँ पे और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उन सब का एटॉमिक रेडियस नियरली सिमिलर हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कंफ्यूजन लगेगी, दोबारा पूछ लियो, लेकिन रिवाइज करियो पहले तब पूछियो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ, नहीं मैं तो यहाँ बैठा ही नहीं हूँ, मेरे को तो लग ही नहीं रहा हूँ। चलो मच्छर है तो सही कर देंगे। मच्छर पढ़ने आया डी ब्लॉक, तुम समझ नहीं रहे हो। जरूरत नहीं जाता है, मच्छर नहीं जा रहा है।
मच्छरों से एलर्जी तो क्या करूँ फिर अब मैं? पेपर आ रहे हैं। ये कौन से एलर्जी बोल रहे हैं डॉक्टर साहब एलर्जी है तो है। सर ये कैसे और एलर्जी एक ऐसी चीज है किसी भी हो जाती है। सर कैसे काम करती है हाइपर सेंसिटिव। एलर्जी छोड़ अभी टाइम कितना बचा है बताओ पहले। 5 मिनट कितने बचे? 5 मिनट। 5। चलो ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा। लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बस कर यार, ठीक है ठीक है ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपके पास एक केस आता है जिंक का, ठीक है। एक्चुअल में जिंक को देखते हैं अगर हम, तो उसका जो ऑर्बिटल है, जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है तो पता है क्यों है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट? उसके आउटर मोस्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसके डी ऑर्बिटल में फील्ड ऑर्बिटल होता है। फील्ड ऑर्बिटल हाँ, एक बच्चे ने सही बोला, बस बाकी अपनी अपनी कहानी बनाने लगे हो। सर फील्ड अभी तो बोला सर फील्ड ऑर्बिटल तो क्या है? कौन सा फील्ड ऑर्बिटल होता है? सर मैंने आउटर बोला मोस्ट में आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट तो डी है इनका। ऐसा है n-1d 1 से लेके 10 होता है। ns क्या होता है? 2। तो d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं? ये आ गया हमारा 3d10 और ये हमारा आ गया 4s2। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो आउटर ऑर्बिटल से निकलेगा। ये क्या आउटर ऑर्बिटल? Zn क्या दे सकता है? ज्यादा से ज्यादा Zn2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकलेंगे। और नॉर्मली Zn के अंदर अगर देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हैं। तो एक्साइटेड स्टेट हो या ग्राउंड स्टेट हो, डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 ही हैं, कम ही नहीं हो रहा। हाँ, डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। गुड। ये कहाँ पढ़ा था? CFT के अंदर पढ़ा था हमने। जब पॉसिबल ही नहीं होगा तो इसका मतलब हमेशा पेड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। ऐसा ये अकेला नहीं, और कौन कौन है? और 2 कौन है? हाँ, और जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, उन तीनों के साथ यही होता है। ये ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है हमेशा पेयर्ड ही रहते हैं, ठीक है ना। इसमें तो दिक्कत नहीं है किसी को। एक सवाल उठता है फिर कॉपर के केस में। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं तो क्या होता है बताओ? डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, पेपर में आता है। कॉपर में क्या लिखोगे? 3d10 4s1। अब अगर मैं कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो क्या बनेगा? Cu+। इसका भी तो डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, तो इसको भी नॉन ट्रांजिशन क्यों नहीं कहते फिर हम? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कॉपर से अगर एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालता हूँ, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? आउटर ऑर्बिटल से। आउटर ऑर्बिटल क्या है? 4s। इससे बाहर निकलेगा। अगर इससे बाहर निकलेगा तो ये तो हो जाएगा 3d10, ये हो जाएगा 4s1। तो फिर इसको हम क्यों नहीं कहते कि ये आपका क्या है? कौन सा एलिमेंट है? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। सर इसमें शायद जो एक्साइटेड स्टेट में 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है उसमें एक तो निकालते ही हैं। हाँ, यही कहना चाहिए। ठीक, क्योंकि कॉपर का एक और आयन जो एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होता है? Cu2+। और जब हम Cu2+ आयन के ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा? इससे निकालना पड़ेगा। जैसे निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? अनपेयर्ड हो जाएंगे। अनपेयर्ड का मतलब है अब वो बन जाएगा डी ऑर्बिटल। तो हम क्या बोलेंगे? या तो एलिमेंट का आयन न्यूट्रल स्टेट में, न्यूट्रल स्टेट मतलब सिंपल कॉपर में, या उसका कोई भी आयनिक जैसे Cu2+ हो गया, ये किसी भी एक कंडीशन में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अगर ग्राउंड स्टेट में भी, एक्साइटेड स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो नॉन ट्रांजिशन है, जैसे जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहा था? डाउट हाथ पाथ ऐसे ला रहा था तो बीच में। ओके, रिपोर्ट है? नवीन क्लियर है? कॉपर वाले कॉपर बता दूं। देख, कॉपर का अगर मैं नॉर्मल देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो वो रहता है 3d10 4s1। ठीक है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ तो उसके बाद भी ये 3d10 ही रहेगा।
इसका मतलब इसके पास हमेशा पेड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। अगर इसके पास पेड इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे तो हम इसको क्यों नहीं कहते कि ये आपका एक है ना नॉन ट्रांजिशन। हाँ तो हाँ डी भी नहीं होता। तो आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है, इसका जो आयन है ना, अब जब आप Cu2+ निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे तो कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा। जैसे इससे निकलेगा तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी आगे वो आपके ट्रू ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? सिमिलर जिंक के लिए भी तो हो सकता है। जिंक के लिए नहीं होता ना, Zn क्या देता है, Zn2+ देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे। तो डी के अंदर तो हमेशा पेयर्ड ही रहेंगे, इसके अंदर तो कभी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अगली क्लास हम रखेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।